भाई 17 तक बताया गया था। आइए थोड़ा स्पीड इसको आपका इधर की जो धाराएं हैं आपका देखिए, छोटी छोटी धाराओं से भी टिप्पणी में मैथ में क्वेश्चन बन रहा है और छोटी छोटी धाराएं भी आपका बिहार मेंस के लिए और यूपी के लिए वैसे याद रखना पड़ेगा। यानी कि जो पहले की धाराओं से क्वेश्चन कभी नहीं बनता था, लेकिन जो वर्तमान समय है आपका छोटी छोटी धाराओं से भी क्वेश्चन बन रहा है और इन धाराओं से क्वेश्चन बन सकता है। उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, भले थोड़ा समय लगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी समय भी है, बहुत हाई हुआ भी नहीं है। अभी आपका रिजल्ट भी बिहार एटीओ का नहीं आया, यूपी एटीओ भी अभी आई नहीं है, तो समय है थोड़ा अच्छे से पढ़िए, कोई इसमें ये नहीं है। और यही एक छोटी छोटी बातें आपको आगे भी पढ़ाएंगे। देखिए आपका धारा 18 में बताया गया भारत की परिभाषा है, धारा 19 आ जाएगी। 19 आपका धारा 19 से क्वेश्चन आपका पिछली बार आपका 2015 में यूपी बात न करेगा 2015 यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन ये आया था कि न्यायाधीश को आईपीसी की धारा में परिभाषित किया गया, सेक्शन मिलाने के लिए आया था, तो न्यायाधीश को आपका ये जवाब रहेगा धारा 19 में परिभाषित किया गया। जो दूसरा क्वेश्चन पहले मॉडल बना लिया जाए तब पढ़ा जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है वह इलेक्ट्रेशन से बनता है और ये भी यूपीजे में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीश की कैटेगरी में नहीं आता। तो कुछ न याद रहे तो बस एक लाइन याद रखिएगा कि जिस मजिस्ट्रेट को केवल मामला कमिटल या सुपुर्द करने का हक है, अधिकार है, वह मजिस्ट्रेट आपका न्यायाधीश में नहीं आता। जो एमपी ने क्वेश्चन बनाया है वह कलेक्टर को लेकर बनाया है कि क्या कलेक्टर धारा 19 के तहत न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं, या ग्राम पंचायत का सदस्य भी यूपी में बना है, माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। और न्यायाधीश में मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश दोनों शामिल हैं। देखिए फिर एक बार कवर करिए, जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ मजिस्ट्रेट अलग पढ़ाया जाएगा और जज या न्यायाधीश अलग पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो फिर एक बार तैयार रखिए, आईपीसी पढ़ेंगे तो आपका न्यायाधीश में कौन शामिल है, मजिस्ट्रेट आपका दे देगा न्यायाधीश, कलेक्टर, उपायुक्त सभी। ऐसा मॉडल भी फ्री में दे रहा है तो क्या मार्क कराना है, उपायुक्त सभी। यानी कि न्यायाधीश की जो परिभाषा धारा 19 में दी गई है वह काफ़ी विस्तृत है। आपका मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, कलेक्टर, ग्राम पंचायत का सदस्य जो है इत्यादि सभी लोगों को न्यायाधीश माना गया। तो भाई न्यायाधीश कौन होता है, इसकी परिभाषा धारा 19 अब शुरू किया है। बस एक और लाइन बता दिया जो भाई भूमिका तब आपका एक से शुरू किया जाए। भूमिका में आपको ये देखना है कि जो ये धारा 19 में आपका न्यायाधीश शब्द मिलेगा, इन न्यायाधीशों को कानून के तहत काफ़ी प्रोटेक्शन या संरक्षण दिया गया। अब एक बार आपको कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन है एक लाइन कम से कम बता दिया है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है तो आपका उसको हटाने के लिए भारत की संसद द्वारा आपका प्रस्ताव पास होगा रिमूवल का, तभी ये हट सकता। तमाम संरक्षण इनके वेतन भत्ते भी, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते भी इनके पद पर रहते हुए
कम नहीं किए जा सकते, लेकिन एक इसका अपवाद है, कम किए जा सकते हैं जब भारत में क्या लागू हो, वित्तीय आपात। कितनी बार लागू अब तक हुआ है? एक बार में। ये पहला नहीं। दूसरा देखिए, अगर ये न्यायाधीश कोई निर्णय देते हैं, टिप्पणी पारित करते हैं, आदेश देते हैं, दंडादेश देते हैं और इससे कोई गलती भी हो जाती है, तो ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 77 बना है, जो न्यायिक कार्य को या मजिस्ट्रेट और न्यायाधीशों को क्या देती है? बचाव। और आपका मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश के निर्णय को जो व्यक्ति लागू कराते हैं, उनको भी बचाव दिया गया है। तो किस धारा में? तो धारा 70 यह पूछा भी गया था। एक जल्लाद न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में एक कैदी को फांसी पर लटका देता है। जल्लाद ने कौन सा अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया, तो कार्यपालकीय कार्यों को आईपीसी की धारा में बचाव दिया गया है 78 और न्यायिक कार्य 77 रखकर जाइएगा। पूछा भी गया था। अगला नियम है, न्यायाधीशों को जहाँ तक न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट है, एविडेंस में आ जाइए। एविडेंस की धारा 121 का पढ़ सकते हैं। इनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया। कौन सी धारा में? साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 और सीआरपीसी में भी तमाम प्रावधान है, लेकिन केवल बस एक प्रावधान हम देखेंगे, सीआरपीसी की धारा 197। कौन सी धारा? कई बार एमपीओपी में पूछा गया, भाई चांस रहता है, जो लोग दे रहे हैं भाई सतर्क है। आपका पहला क्वेश्चन 197 में किसके बारे में प्रावधान किया गया है? मजिस्ट्रेट की, न्यायाधीश की, दोनों। मजिस्ट्रेट न्यायाधीश किसके बारे में? दोनों। फिर एक बात देखिए, अगर कोई मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश ऑन ड्यूटी अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई अपराध करता है, तो मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान तभी लेंगे जबकि सरकार इसके लिए पूर्व अनुज्ञा दे। यानी कि बिना सरकार की अनुमति के कागनिजेंस या संज्ञान नहीं लिया जाएगा। कौन सी धारा है? सीआरपीसी 196। और न्यायाधीश की परिभाषा आईपीसी की धारा में 19। देखिए अब परिभाषा भाई थोड़ा विस्तृत चला जाए ताकि भाई आगे कोई दिक्कत ना आए किसी को। देखिए परिभाषा न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप में न्यायाधीश हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है। इसका मतलब न्यायाधीश किसे कहा जाएगा? तो जिसकी पदवी ही न्यायाधीश की है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डीजे इत्यादि। ये लोग तो आपका पद से न्यायाधीश है, तो क्या अन्य लोगों को भी आपका कह सकते हैं कि न्यायाधीश में शामिल माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। और किन लोगों को माना जाएगा? तो जिनका वर्णन नीचे किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि केवल जिनके नाम के आगे न्यायाधीश शब्द लगा है या पद रूप में वह न्यायाधीश है, उसको तो कानून न्यायाधीश मानता ही है। अन्य व्यक्ति भी आईपीसी के लिए, केवल आईपीसी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि सीआरपीसी में जोड़ दीजिए। अन्य व्यक्ति भी सीआरपीसी के लिए या नहीं आईपीसी के लिए न्यायाधीश माने जाएंगे। तो वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश माने जाएंगे? तो देखिए उन व्यक्तियों का उल्लेख करें जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल कार्यवाही हो या दंड, यानी कि जो कोई व्यक्ति किसी
कानूनी कार्यवाही में, चाहे वह दीवानी कार्यवाही हो या आपराधिक, उससे मतलब नहीं। तो अंतिम निर्णय देने में सक्षम हो, यानी कि फाइनल डिसीजन देने में क्या हो, सक्षम। अगला, ऐसा निर्णय जो इसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, देने में सक्षम है, यानी कि अपील का प्रावधान था और अगर अपील नहीं की गई तो वह निर्णय क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। तो एक उदाहरण देखा जाएगा। मान लीजिए कि आपका डाइवोर्स की डिक्री आपका पारिवारिक न्यायालय ने पास, इसके लिए अपील का समय है, आप हाई कोर्ट में 90 दिन में अपील कर सकते हैं और अगर आपने 90 दिन में अपील नहीं किया तो ये डिक्री अब क्या हो जाएगी, फाइनल, अंतिम। और अब आपको अपील का हक रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा, जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्राधिकारी आपका चाहे सिविल मामलों में या क्रिमिनल मामलों में कोई निर्णय या आदेश पारित किया हो, निर्णय दिया हो और निर्णय ऐसा हो जो कि अन्य प्राधिकारी द्वारा ओके मतलब कि उसका समर्थन कर दिया जाए तब अंतिम हो सकेगा, तो ऐसा व्यक्ति भी न्यायाधीश माना जाए। एक बार कम से कम पुष्टि का मामला हम दिखा देते हैं, आपका ज़्यादा तो उदाहरण नहीं मिलते, आपका कम से कम एक उदाहरण पुष्टि का दिखा देते हैं। देखिए, भारत में मृत्यु दंड देने का जो शक्ति है वह कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय को प्राप्त है और दूसरा किसको प्राप्त है, अपर सत्र न्यायालय। किसको? इसके बाद हाई कोर्ट को ही प्राप्त है और किसको, सुप्रीम। लेकिन अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना जाए, भिजवाना है। सत्र न्यायालय ने किसी अभियुक्त को मृत्यु दंड की सजा सुनाई तो वह सजा अंतिम तभी हो सकेगी जब उसकी पुष्टि या ओके या समर्थन कौन कर दे, उच्च न्यायालय। तो सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय को पुष्टि के लिए भेजेगा, तो CRPC की धारा में भेजेगा 366। हाई कोर्ट अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है 367। हाई कोर्ट पुष्टि करे या खंडन करे 368। हाई कोर्ट के कम से कम कितने जजों द्वारा पुष्टि या खंडन, 2 जजों द्वारा। कौन सी धारा, CRPC की 369। और मतभेद या रेफरी का सिद्धांत 370। मतभेद हो गया तो क्या होगा, तो एक और जज को क्या किया जाएगा, पॉइंट। भाई आप एक मतभेद करा दीजिए भाई, नहीं तो भाई लोगों के, नए लोगों के भी समझ में आए। देखिए, मतभेद कराया जाए आपका पॉपुलर जो केस है R वर्सेस गोविंदा। लगभग हमें लगता है कि सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी केस में जस्टिस मेलविन ने IPC की धारा 299 और 300 यानी कि आपका आपराधिक मानववध और हत्या में क्या बताया था, डिफरेंस। तो इस केस में हुआ क्या, देखिए इस केस को भाई बता दिया जाए। और 370 में रेफरी या निर्णय या एम्पायर का सिद्धांत भी बता दिया जाए। देखिए आपका इस केस में हुआ क्या, गोविंदा एक अभियुक्त था, वह अपनी पत्नी को धराशायी कर दिया था और उसके सिर पर 3-4 मुक्का या भुस्से का वार किया। तत्पश्चात उसकी पत्नी के सिर से रक्त का स्राव हुआ और वह मर गई। निचले न्यायालय ने आपका कि कोर्ट ऑफ सेशन ने उसे मृत्यु दंड दिया और ये कहा कि ये मामला 302 में मर्डर है और तुम हत्या के लिए क्या कहा जा रहे हो। बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील हुई
जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील हुई तो 369 पहले कवर करिए। तो जब अपील हुई या पूर्ति के लिए भेजा जाएगा, मामला मृत्यु दंड से है, तो कम से कम कितने जजों द्वारा सुनवाई होगी? 2। कम से कम कितना? एक भारतीय न्यायाधीश हरिदास थे और दूसरा एक अंग्रेज न्यायाधीश कैंपबेल था। कैंपबेल हरिदास कहते थे कि भाई 302 में मामला आएगा और कैंपबेल कहता था कि नहीं, पूरी संभावना नहीं थी कि 2 दिन गुस्सा से कोई व्यक्ति मर जाए, अतः हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध माना जाए और आईपीसी की धारा 304 के तहत गोविंदा को सजा दी गई। तो जब दोनों जजों में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो एक रेफरी बनाया जाएगा, तो तीसरा जज को मामला सौंपा जाएगा और वह तीसरा जज कौन थे? मेलवी। कौन थे? और मेलवी ने कैंपबेल का समर्थन किया और पूरा लिस्ट बना दिया। 299 और 300 में अंतर था। यही अंतर मेंस में भी आपका जो इन्होंने बताया, मेंस में भी यही अंतर लिखा जाता, बताया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हमने ये बताया 370 CRPC कि अगर जजों में मतभेद हो जाए तो एक अन्य जज को मामला सौंपा जाएगा और वह जिधर लुढ़क जाएगा वह मत का फैसला आ जाएगा। तो बताइए कितने से फैसला इस केस में आया था? 2-1। कितने से? अब कैंपबेल और मेलवी 2 हो गए और अकेले कौन पड़ गए? अरे कोई समस्या तो बताइए, नहीं तो भाई आगे बढ़ा जाए। यानी कि ये पूर्ति वाला मामला, आगे देखिए बेरक को आगे बढ़ा जाए, आपका अभी बेरक समाप्त नहीं हो गया। देने के लिए भी द्वारा सशक्त किया गया। निचले लाइन देखिए, जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए भी द्वारा सशक्त किया गया है। यानी कि अगर कई न्यायाधीश हैं और सब मिलकर सुनवाई कर रहे हैं तो सभी लोगों को, उसमें से जितने लोग हैं पार्टी में या बेंच में जितने लोग हैं, सबको न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, आपका सुप्रीम कोर्ट में आपका रिटायर्ड जस्टिस पुट्टू स्वामी के मामले में 11 देखिए, हमें भी संदेह, जो भी आपका थोड़ा बहुत हमें भी संदेह हो रहा है। सभी जजों ने सर्वसम्मत से ये फैसला दिया कि राइट टू प्राइवेसी अर्थात एकांतता का अधिकार, अर्थात निजता का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है और आर्टिकल 31 में समाहित है। तो जितने लोग थे अलग अलग सब न्यायाधीश माने जाएंगे जो बेंच में शामिल हैं। अब आपका दृष्टांत देखना, देखिए दृष्टांत 4 दृष्टांत दिए गए हैं, रेक्टेशन यानी कि उदाहरण, और यहाँ से भी क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। अगर आप ज़्यादा न पढ़ना चाहें तो एक लाइन जरूर याद रखिए कि जिस मजिस्ट्रेट को केवल मामला कमिटल करने, सुपुर्द करने की, उपार्पण करने की शक्ति हो, वह मजिस्ट्रेट न्यायाधीश की कैटेगरी में नहीं रहा। यही बार बार पूछा जाता है। हम उदाहरण बताएंगे, लेकिन पहले चारों दृष्टांत देखिए। और मैं अभी बताया था कलेक्टर न्यायाधीश है कि नहीं है, क्योंकि सिविल मामलों में भू राजस्व में उसे अंतिम निर्णय देने का क्या है, अभी ग्राम पंचायत का सदस्य है कि नहीं है, वो भी फैसला देता है। देखिए अभी क्या सन 1859 के अधिनियम संख्या 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। अब आप कहेंगे कि सन 1859 तो 1859 में कौन सा कानून बना था? तो CPC पहली बार आपका कब बनी थी? 1859 में, और उसमें कलेक्टर को
निर्णय देने का हक दिया गया था। आज भी राजस्व मामलों में कलेक्टर सबसे बड़ा जिले का क्या होता है? अधिकारी। किस मामले में? राजस्व। तो जो वह फैसला उस समय देता, क्या वह न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? यानी कि आपका एमपी में और कई सोशल मीडिया पर भी लोग पूछते रहते हैं कि क्या कलेक्टर न्यायाधीश है, तो कहिएगा है। और ये तो पहले दृष्टांत में बताया गया। दूसरा देखिए, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश आपका कह सकते हैं कि न्यायाधीश माना जाएगा। यानी कि ऐसा प्राधिकारी जो किसी मामले में या तो जुर्माना लगा सके या क्या कर सके भाई, या तो आपका कारावास का दंड दे सके, या चाहे वह मजिस्ट्रेट हो, न्यायाधीश हो, या बताइए भाई काम है क्या देखते हैं कुमार को। बैठ के पढ़िए, अभी आधा घंटा बाद खाली चोरी हो गया, बोल दिए बैठिए पढ़ना तो बैठिए आधा घंटा बाद भाई खाली हो। अगर मिलना तो आधा घंटा लगेगा, और तब तक बैठ पढ़ना तो भाई अंदर बैठ कर पढ़िए। देखिए भाई आगे दूसरा भी आपका महत्वपूर्ण है, जो केवल जुर्माना लगाए या कारावास का दंड दे, वह भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट माना जाए। तीसरा देखिए, मद्रास संहिता के सन 1916 के रेगुलेशन 7 के अधीन वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य क्या न्यायाधीश माना जाएगा? माना जाएगा, क्योंकि वह भी तो फैसला सुनाता है। और जब आप उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 पढ़ेंगे तो उसमें न्याय पंचायत पढ़ेंगे, और पंचायत कौन कौन से कार्य कर सकती हैं, क्या क्या सजा दे सकती हैं, कौन कौन सिविल मामले देख सकती हैं, ये डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। वो जो पंचायत के सदस्य होंगे, अध्यक्ष होगा, पंच होगा, वह धारा 19 आईपीसी के तहत न्यायाधीश की कैटेगरी में क्या होगा? आए। लेकिन लास्ट पॉइंट ये समझना है और यही गलती होगी। देखिए, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारण के लिए सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं माना जाए। यही थोड़ा समझने का प्रयास करिए भाई। देखिए, आपका समझना ये है कि किसी आपराधिक मामलों में ऐसा कर सकते हैं मजिस्ट्रेट जो विचारण की क्षमता नहीं रखता हो, किसी अभियुक्त को न तो जुर्माने का दंड दे सकता है न ही कारावास का। उसको केवल क्या अधिकारता है कि वह मामले का कॉग्निजेंस ले, यानी कि मामले से अवगत होए, मामले से भिज्ञ होए, मामले की न्यायिक सूचना प्राप्त करे, और सूचना प्राप्त करके ऊपर के न्यायालयों को मामला क्या कर दे? भेज दे। अब भेज दे नहीं लीजिएगा, समझाने के लिए बता रहा है। भेज दे मतलब सुपुर्द कर, सुपुर्द मतलब उपार्पण कर दे, और उपार्पण माने कमिट कर दे। तो कौन सा ऐसा मजिस्ट्रेट है जिसको दंड देने की क्षमता नहीं है, केवल कमिटल की क्षमता है? तो 2-4 मजिस्ट्रेट देखिए, और आप जो भाई पुराने लोग बताइए, नए लोग तो अभी पढ़े हैं सीआरपीसी में। देखिए मजिस्ट्रेट मैं बता रहा हूँ, सबसे निचला मजिस्ट्रेट है दूसरी वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। उसे भी पावर है दंड देने का, 1 साल का दंड दे सकता है और जुर्माना।
इसके ऊपर वाले तो दे ही सकते हैं, इसका मतलब कि कोई मैंडेट नहीं दिख रहा। लेकिन 1973 में जब सियासत इतिहास में जाकर बता 1973 में जब सीआरपीसी बनी, उसके पहले एक और कटघरी का मजिस्ट्रेट था और वह तृतीय श्रेणी या थर्ड कैटेगरी। उसे विचारण के अधिकार का नहीं, वह केवल मामलों का क्या लेता था कॉग्निजेंस, और कॉग्निजेंस लेने के बाद ऊपर के मजिस्ट्रेटों को मामला क्या करता था। तो अब तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका उस समय दिखता था। अगर कोई ऐसा उदाहरण मिले तो भाई बताया जाएगा। और मैंने अभी भी हमारे दिमाग में कोई ऐसा मजिस्ट्रेट न हो जिसे केवल दूर करने की पावर हो। हाँ, एक काम आप हो सकता है, और उसको हम देख लेंगे। कार्यपालक महिला कार्य पर एक संज्ञान ही नहीं लेता हो तो भाई आपका विचारण के लिए संज्ञान को लेता नहीं, केवल आपका अभियुक्त को कचहरी में भेज सकता है। उदाहरण सटीक मिल नहीं रहा। अगर कोई उदाहरण मिलता है तो निश्चित तौर पर आगे बताया जाए, लेकिन अभी तक कोई मजिस्ट्रेट हमें भी दिखाई नहीं दिया। हो सकता है हो भाई, अनंत सीमाएँ कानून की, ये जरूरी नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं। अगला ये धारा 20 देखिए भाई। धारा 20 में न्यायालय या कोर्ट शब्द को परिभाषित किया गया। तो न्यायालय का पहले मतलब समझिए। न्यायालय का मतलब कि वह बिल्डिंग नहीं जहाँ मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश बैठते हैं। न्यायालय का मतलब ये हुआ कि जब कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्य शुरू, जहाँ भी न्यायिक कार्य शुरू कर दे वही न्यायालय। यानी कि कचहरी न्यायालय आपका ये न कहेगा कि केवल कचहरी न्यायालय और केवल उच्च न्यायालय ही न्यायालय। जहाँ भी मजिस्ट्रेट कौन सा कार्य शुरू कर दे न्यायिक कार्य वही न्यायालय। यानी कि न्यायालय शब्द की जो परिभाषा दी गई वह स्थान से अटैच नहीं है। दिमाग में बैठा लीजिए, वह इस बात से अटैच है कि क्या वह न्यायाधीश न्यायिक कार्य कर रहा है। अगर वह न्यायाधीश न्यायिक कार्य कर रहा है तो उसे न्यायालय माना जाएगा, चाहे कचहरी में करे, रोड पर करे, पार्क में करे, हाई कोर्ट में करे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो क्या अपने घर से न्याय कार्य हो सकता है कि नहीं, तो वही न्यायालय भाई आपका वही न्यायालय हो गया। यानी कि न्यायालय शब्द बिल्डिंग का द्योतक नहीं है, व्यक्ति का द्योतक है। जो व्यक्ति न्यायिक कार्य करता है, आपका कानून उसी को क्या मान लेता है, न्याय। बस एक लाइन याद करना है, इसको याद रखिएगा। अब आइए धारा 21 आ जाइए। धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट परिभाषित है, लोक सेवक परिभाषित है। इसमें भाई 2-3 लाइन बता दिया जाए। लिस्ट अगर पूछ ले भाई आपका तो लिस्ट आपको याद कर लेता हूँ, तो वैसे कम चांस रहता है। फ्री में भले पूछे, लेकिन आजकल कोई भरोसा नहीं। अब उतना लिस्ट समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो लिस्ट घर पर एक बार पढ़ना भाई। आइए धारा 21 में पब्लिक लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। लोक का मतलब होता है जनता और सर्वेंट मतलब सेवक या नौकर। यानी कि इसका मतलब कि धारा 21 में लोक सेवक को डिफाइन किया गया है। लोक सेवक कौन होगा, तो धारा 21 में वर्तमान में 11 स्पष्टीकरण है, और जो व्यक्ति इस 11 स्पष्टीकरण में आपका समाहित हो जाएगा उसी को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। लोक सेवक सरकार द्वारा नियुक्त हो भी सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकार द्वारा नियुक्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वह सरकार द्वारा वेतन पा भी सकता है, नहीं भी, लेकिन उसका कर्तव्य सार्वजनिक होता है। जैसे प्रधानी का चुनाव आ गया है
जो ग्राम प्रधान पब्लिक सर्वेंट हैं कि नहीं है, भले वो राज्य सरकार से पैसा पाए न पाए, क्या सरकार ने नियुक्त किया है कि जनता ने चुना है? तो लोक सेवक को सरकार नियुक्त भी कर सकती है, यह जरूरी नहीं है कि सरकार नियुक्त करे। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि भी लोक सेवक माना जाता है। और इसमें जो स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है, आपका सतर्क रहना है। 12 स्पष्टीकरण थे और जो एमपी और बीएचयू एलएलए में पूछा था कि कौन सा स्पष्टीकरण रिपील है, निश्चित है, समाप्त है, तो कौन सा है? पहला। और सन पूछा गया था एमपी में और बीएचयू एलएलए में, सन गलत न हो भाई, कौन सा सन है? आपका 1950। चीज लगा लीजिए। आपके 1950 में तो वर्तमान में कितने स्पष्टीकरण हैं? 11। जो व्यक्ति इन 11 पॉइंटों में क्या होगा आ जाएगा, उसी को हम क्या मानेंगे? पब्लिक सर्वेंट। बस एक लाइन आप न पढ़िएगा, एक बार नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूँ भाई, एक बार कम से कम घर पर तो पढ़े, छोटी छोटी धारा। आइए धारा 22 देखा जाए। धारा 22 से आपका क्वेश्चन बनता है और यहाँ से आपका टिप्पणी में भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए धारा 22 जब भी पढ़िए कम से कम 2-3 जगह से कोरिलेट करके पढ़िए और 2-3 जगह से कोरिलेट करना है और 3 क्वेश्चन आपका बनता है। थोड़ा सतर्क रहना है। एक क्वेश्चन इस पर बनाया जाएगा हर हाल में कंपटीशन के लिए। धारा 22 में चल संपत्ति को परिभाषित किया गया, मूवेबल प्रॉपर्टी या जंगम संपत्ति। जंगम माने चल, चल मतलब जो चलायमान, चल मतलब क्या? दूसरी बात, जब भी इसको पढ़िए आप सीपीसी की धारा 213 को पढ़ लीजिए। कौन सी धारा? 213। और टीपीए की धारा 3 को पढ़िए। टीपीए की कौन सी धारा? 3। पहले नियम बना दिया जाए भाई, तब आपका बता। यानी कि जब भी सेक्शन 22 पढ़िए, मिलाने के लिए भी आपके पास, जब भी धारा आप 22 पढ़िए, टीपीए की धारा 3 कवर करेंगे, सीपीसी की धारा 2 का कौन सा क्लास? 13। और फिर आपका बैठ हो जाएगा आईपीसी की धारा 22। एक शब्दों को मथना है और तमाम उदाहरण बताने। यानी कि सबसे कम प्रयास हम ये करेंगे कि धारा 22 जब बताई जाए तो एक क्वेश्चन आपका अचीव करा देगा इस पर। देखिए आपका टीपीए की धारा पहले 3 देखिए। हाँ, एक और नियम बना दें। एक कानून की परिभाषा दूसरे कानून के लिए लागू नहीं होती। यानी कि जो आईपीसी में परिभाषाएं दी गई है वह केवल आईपीसी के लिए, जो सीपीसी में परिभाषाएं दी गई हैं केवल सीपीसी के लिए, और जो टीपीए में परिभाषाएं हैं वह केवल किसके लिए? टीपीए। ये नहीं कि मिक्स कर दीजिए, तो कोरिलेट करके हम जरूर बता रहे हैं, लेकिन हर एक कानून की परिभाषा क्या होती है? अलग अलग, और केवल उसी कानून के लिए काम करती है जब तक कि, एक और अपवाद भी, जब तक कि किसी कानून में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख न किया गया हो कि दूसरे कानून की परिभाषा इसमें अप्लाई हो। एक अपवाद हम बता रहे हैं, और वह अपवाद हम बता रहे हैं सीआरपीसी की धारा 2I से। पहले नियम जानिए। सीआरपीसी की धारा 2I बताती है कि जो पद या शब्द सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है लेकिन आईपीसी की धारा 6 से लेकर 52A तक में परिभाषित, अगर वह पद या शब्द सीआरपीसी में कहीं आ जाए तो उनका मतलब वही होगा
जो आईपीसी में उसका मतलब बताया गया। अपने मन से हम नहीं जोड़ दिए। ये कब जोड़े? जब सीआरपीसी स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, इस बात को बताती है। अगर ये धारा नहीं रहती तो किसी भी हाल में आईपीसी वाली परिभाषा कहाँ नहीं जोड़ते, सीआरपीसी। ये नियम याद रखिए। अब पहले आपका टीपीए की परिभाषा एक लाइन बता दिया जाए, जब मैंने आपका सीपीसी की और तब आईपीसी। देखिए अच्छे से भाई, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति या अस्थावर संपत्ति को परिभाषित किया गया है। ये परिभाषा नकारात्मक है और कहा यह गया है कि अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काठ यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर, उगती घासें यानी कि ग्रोइंग क्रॉप्स और आपका फसलें नहीं आती, यानी घास या ग्रास नहीं आती। यानी कि अचल टीपीए खड़े काठ को और दूसरा उगती फसलों को और घासों को अचल नहीं मानती। तो जब अचल नहीं होंगे ये, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत क्या माने जाएंगे? चल नकारात्मक है। तो अचल में कौन शामिल नहीं है? एमपी तो खूब बनाया है, तीनों याद रखिए। कौन कौन? खड़ा काठ और उगती फसलें और घास ऊपर सभी मार कर आइए। खड़ा काट एक लाइन बता दूं मैं, तो कई लोग ये सोचेंगे स्टैंडिंग टिम्बर क्या है। देखिए, वृक्षों को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक फलदार वृक्ष और एक ऐसे वृक्ष जो फल नहीं देते। उसका प्रयोग आपका केवल व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो जो फल देते हैं उनको टीपीए अचल मानती है, और जो फल नहीं देते उनको चल, और जो फल नहीं देते उसी को खड़ा काठ माना जाता है। क्या माना जाता है? स्टैंडिंग टिम्बर या खड़ा काठ। अब कोई समस्या तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए भाई। खड़ा काठ मैंने जो वृक्ष क्या नहीं देते फल, जैसे कि यूकेलिप्टस हो गया, शीशम हो गया इत्यादि। आगे देखिए, सीपीसी की धारा 213 में चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है और बताया गया है कि जो घास है वह चल संपत्ति मानी जाएगी, भले वह जमीन से जुड़ी हो। यानी कि खड़ा काट उगती फसलें नहीं, बल्कि सीपीसी किसको चल मानती है? घास। एक ही शब्द है सीपीसी में, कौन? घास। अब आईपीसी आ जाए। आईपीसी की धारा 22 को पहले बेयर एक्ट को तोड़ना सीखिए। आपका दो भागों में हम बांटेंगे। देखिए भाई, बेयर एक्ट क्या कहता है, तब इसको समझा जाए और तमाम एंगलों से समझाना पड़ेगा। 6-7 उदाहरण। इसको हम दो खंडों में बांट रहे हैं। बेयर एक्ट देखिए, बेयर एक्ट क्या कहता है? जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशयित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती, कारपोरल। यानी कि पहला ये हो गया कि जितनी मूर्त संपत्तियां हैं वे सभी मूर्त संपत्तियां चल संपत्ति मानी जाती। अब आप कहेंगे भाई, मकान भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, इत्यादि दिख रहा है, कारपोरल यानी कि मूर्त, यानी कि जो छुआ जा सके, देखा जा सके, क्या ये भी चल संपत्ति है? लेकिन धारा अभी पूरी नहीं हुई, सतर्क रहिए। चल संपत्ति के अंतर्गत सामान्य नियम क्या बताया गया है कि प्रत्येक क्या आती है? मूर्त संपत्ति। लेकिन यानी कि लेकिन लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ संपत्तियां मूर्त संपत्ति तो हैं, लेकिन वह चल माने आपका मूर्त संपत्ति तो है, लेकिन चल संपत्ति से बाहर चली जाएंगी। फिर एक बात समझिए भाई,
सामान्य नियम कानून ये कहता है कि जितनी वस्तुओं को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सभी वस्तुएं क्या मानी जाएंगी? चल। लेकिन फिर किंतु लगा दिया गया है, परंतु ये कहता है, किंतु ये कहता है कि लेकिन निम्नलिखित इसमें शामिल नहीं है, अर्थात कुछ हम 3 लिस्ट बताएंगे और जो चल न मानकर क्या मानी जाएंगी? अचल। तो आखिर 3 कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिसे कानून मूर्त होते हुए भी चल नहीं मानता? तो जब चल नहीं मानेगा तो क्या कहलाएगी? देखिए डायरेक्ट आगे भाई आपका। हाँ, किंतु भूमि पहला क्या है? भूमि। इसके बाद आपका आ गया भूमि के बाद आपका भूपद अटैच में कहा जाता है। भूपद चीजें और भूपद चीजों से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं ये चल न मानकर अचल संपत्ति मानी जाए। इसको अच्छे समझिए भाई, तमाम आपका यहाँ उदाहरण देखे जाए। अब यानी कि कानून ये कहता है कि जो लैंड है या भूमि है ये चल नहीं होगा। तो चल नहीं होगा तो हमेशा याद रखिए क्या होगा? अचल, अस्थावर, इमूवेबल। जो भूबद्ध वस्तुएं हैं, अटैच वस्तुएं हैं, वे भी आपका चल नहीं होंगी तो होंगी क्या? अचल। और जो भूबद्ध वस्तुओं से अस्थायी रूप से वस्तुएं जुड़ी हैं तो एक उदाहरण देखिए। जो ये जमीन है या भूमि है ये अचल संपत्ति है कि चल है? अचल, चल नहीं है। ये क्या है? भूमि का निचला हिस्सा भी क्या है? अचल। हाँ, धूल कभी काल पूछा जाता है। अगर धूल उड़ रही है तो चल, और जैसे ही जमीन पर बैठ गए तो क्या हो गई? अचल। आपका जैसे कि आपका मिट्टी है, मिट्टी जमीन पर है तो अचल, खोद के निकाल लिए तो क्या हो गई? जैसे ये दीवार है, अभी दीवार में अभी अगला उदाहरण, अभी लैंड पर ही नहीं। तो कभी काल आपका भरमाने के लिए लोग धूल कर पूछ लेते हैं। घबराना नहीं है, जब धूल उड़ रही है तो चल, और जैसे जमीन पर बैठी क्या हो गई? यानी कि संपत्ति का रूप चेंज हो रहा है। और धूल पर ही पहला उदाहरण बताया गया कि कब धूल चल मानी जाएगी? जब उड़ रही है। और कब अचल? जब वो जमीन पर क्या हो गई? भूपद देखिए भाई आपका। भूपद का मतलब ये हुआ कि जितनी चीजों की जड़ या जितने चीजों की नींव, यानी कि जितने का रूप, यानी कि जितने चीजों की जड़ें या जितने चीजों की नींव जमीन में है उनको भूपद या अटैच माना जाए। तो 4-5 उदाहरण तो बताइए। घास की जड़ जमीन में है तो बताइए घास भूपद हुई कि नहीं हुई? तो भूपद मतलब कि जिसकी, फिर एक बात समझिए, भूपद का मतलब समझिए, तब उदाहरण 4-5 हम पूछेंगे, बताइए। ऐसी चीजें जिनकी या तो जड़ जमीन में हो या नींव जमीन में। बताइए घास की जड़ कहाँ है? जमीन में है कि नहीं? तो आईटीसी उसे अचल माने। उगती फसलों की जड़ें कहाँ हैं? जमीन में, तो आईटीसी उसे क्या मानेगी? अचल। पेड़ लगे हैं, चाहे यूकेलिप्टस का हो या आम का हो या बांस का पेड़ हो, जो भी हो, उसकी जड़ें कहाँ हैं? जमीन में, तो आईटीसी उसे क्या मानेगी? अचल। याद रखिएगा। अब नींव आ जाइए, तो जड़ बता गया। जिन चीजों की नींव जमीन में है या भूमि में है उन्हें भी अचल संपत्ति माना जाए। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण ये बाउंड्री हो गई, ये मकान हो गया। इसकी नींव कहाँ है? जमीन में। तो क्या ये मकान अचल माना जाएगा कि चल माना जाएगा? अचल माना जाएगा। फिर एक बार भाई पीपीए और सीपीसी निकाल दीजिए दिमाग से। अब आपको कहाँ स्थिर करना है अपने दिमाग को? आईटीसी।
ये वहाँ का ना जोड़ दीजिएगा। ये परिभाषा हम किसके लिए बता रहे हैं? IPC कीजिए करे नहीं। तीसरा देखिए, भूबद्ध वस्तुओं से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं। तो कुछ भूबद्ध वस्तुओं से, इसी में देख लीजिए मकान में, इस कमरे में अस्थायी रूप से बोर्ड लगा है, पंखा लगा है, आपका बोर्ड लगा है, खिड़की लगा है, दरवाज़ा लगा है। ये बताइए, ये इसका नेचर क्या है? अस्थायी रूप से कि 2-2 दिन पर बदलते रहिए। बेचूक नहीं, ये तो इधर उधर होते रहते हैं भाई। ये आपका चल है, लेकिन अगर यहीं फिक्स करा दिया जाए ज़मीन में तो क्या हो जाएगा? तो ये उदाहरण खिड़की हो गया। पंखा क्या है बताइए, लगा है तो अस्थायी रूप से लगा है कि तो क्या होगा? हाँ, याद रखिएगा क्या होगा? अच्छा, ये भी बोर्ड लगा अस्थायी रूप से, तो ये भी क्या हो जाएगा? अब एक चल का उदाहरण देखिए भाई। मान लीजिए शादी विवाह या फंक्शन होता है, तो आपका घरों को आपका रोशनी से जगमगाया जाता है, और वह रोशनी हमेशा के लिए झालर लगाई जाती है कुछ समय के लिए। बताइए, उसका आपका अस्थायी रूप से है जुड़ने का आशय कि अस्थायी? तो क्या माना जाएगा? चल। अच्छा नहीं, क्या माना जाएगा? चल, याद रखिए। अब आइए अगला पॉइंट। अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती। चोरी केवल और केवल किस संपत्ति होगी? चल। लेकिन संपत्ति का बदलता रहता है। अचल संपत्ति का चोरी का प्रयास हो सकता है, और चोरी तब मानी जाएगी जब वह अचल संपत्ति पूरी तरह पृथक कर दी गई हो, जहाँ से वह जुड़ी हो। आधा पृथक तो चोरी का प्रयास, और पूरी तरह पृथक तो चोरी। चल संपत्ति का अपराध चोरी है, आपराधिक दुर्विनियोग है। आपका पिछली बार पूछा भी गया था ये में कि आपराधिक दुर्विनियोग किस संपत्ति के प्रति अपराध है? चल की अचल की दोनों, तो दोनों ना मारिए। 403 404 IPC किस संपत्ति के विरुद्ध? केवल और केवल चल। भाई 2 क्वेश्चन ये खूब पूछे जाते हैं। चोरी की संपत्ति चल, और आपराधिक दुर्विनियोग केवल, अचल न मारिए। अब 2-3 उदाहरण देखते जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक यही आपका ज़्यादा पूछा जाता है। एक पेड़ लगा, तो बताइए धारा 22 में कवर करी। ये इसकी, इस पेड़ की जो जड़ है उसकी जमीन में है, अतः इस पेड़ को अचल संपत्ति माना। ये पहला। अब एक आदमी आया और पेड़ को नष्ट करने के इरादे से, इरादा भी देखा जाए, पेड़ को नष्ट करने के इरादे से काटने लगा, तो कौन, अभी आपका कौन सा अपराध किया? और पूरा काट दिया तब भी नहीं, आधा काटा तो लिट्टी का प्रयास, और पूरा काट दिया तो नहीं, लिट्टी बनी। इरादा देखा जाए। अभी हम फिर एक बार देखते हैं। ई का इरादा यह है कि वह पेड़ को तहस नहस कर, तो यह अपराध कौन सा होगा? रीति। ये याद रखिए। अब दूसरा इरादे पर आइए। ई का इरादा ये है कि हम इस पेड़ को काट कर ले जाएंगे, और आधा काटा था और तब तक मालिक आ गए और भाग गए, तो चोरी किया कि चोरी का प्रयास किया। अटेम्प्ट टू थेफ्ट, यानी कि चोरी का प्रयास। और आधा काटा था। दूसरा उदाहरण जो पूछा जाता है, एक पेड़ को पूरी तरह काट दिया लेकिन लेकर जा नहीं पाया, और पेड़ जमीन से पूरी तरह क्या हो गया है? बताइए चोरी हो गई कि नहीं? हो गई। यही सतर्क रहना है। चोरी के लिए वस्तु का रंच मात्र भी जरा सा भी पृथक करना पर्याप्त है,
लेकर जाने की आवश्यकता नहीं। और चूंकि ये ने पेड़ को पूरी तरह काट दिया है, भले वह खड़ा है लेकिन जमीन से वह क्या हो गया है, पूरी तरह मृत, तो चोरी मानी जाए। अब आइए आपका जो अगला उदाहरण देखिए। एक स्त्री सो रही थी और एक चोर गया, उसके कान की बाली निकालकर मेज पर रखा था और तब तक स्त्री जग गई और कान की बाली छोड़कर वह चोर भाग गया। तो चोरी किया कि चोरी का प्रयास किया? चोरी हुई कि नहीं? क्योंकि संपत्ति को उसके कान से क्या कर दिया था, काटना आवश्यक है, रंच मात्र में अलग करना चोरी है, याद रखिए। अगला उदाहरण इसी जैसे पढ़ते हैं उदाहरण। एक व्यक्ति एक औरत के कान से आपका छोड़ रहा था, मैंने कान की बाली, तब तक औरत जग गई और कान की बाली वह खोल नहीं पाया, मैंने उसी में लगी रही, तो चोरी हुआ कि चोरी का प्रयास? हाँ, और खुल कर गिर जाती थी चोरी, और छीना और कान भी फट गया। बोलो आपका भाई छीना और क्या हुआ? जांच होता है कि छीनेंगे तो कान क्या होगा इसका? भाई सतर्क रहिए, आप लोग मार्केट में जाइए। जो भी जाए, मोबाइल भी छीन लेते हैं ज़्यादा, बैंक लोग तमाम जगह, कैमरा काम नहीं आ रहा है आपका, तो जो लोग भी चैन छीन लेते हैं, मोबाइल छीन ले रहे हैं और पत्थर में आ रहे हैं, आपको गति आ रही है और आराम हो जाएगा। मुँह बांधे रहेंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे, काफ़ी नंबर लगाए रहते हैं गाड़ी पर, और झपट्टा मार कर जब भाग जाएंगे तो पुलिस के यहाँ दौड़ते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। तो सतर्कता बरतिए, रास्ते में जब भाग करते जाइए, भले ईयरफोन लगा लीजिए, मोबाइल पॉकेट में रखिए, तो ये सब घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं और कोई डर और नहीं रहा। इस प्रकार आपका चल संपत्ति बताई गई। आइए भाई उदाहरण 1 देखा है। आज मैं दूसरा क्लास चलाना कुछ काम है भाई, अपने 11:30 बजे जाना, क्या किया जाए भाई, अपना दुकान देखना मिलेगा, बंटवा देते हैं, कल आपका बंटवा देते हैं।